हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में ये हिस्ट्री का चौथा वीडियो है जो कि स्पेशली आरओ और यूपी पीसीएस के लिए है। मेनली इसी पर फोकस किया गया है। यहाँ पर हिस्ट्री से ही रिलेटेड अभी वीडियो अपलोड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोगों का होगा जितने भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। आज हिस्ट्री का है, इसके बाद एक एक दिन के अंतर पर हिस्ट्री, इसके बाद जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार। ये लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन होगा, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक थे। 1863 में पल्लवरम में चेन्नई में ये एशिया के पहले पूरा पाषाण युगीन जो उपकरण थे उनकी खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको प्राग ऐतिहासिक काल का जनक भी कहते हैं। इन्हें प्राचीन इतिहास का पितामह कहा जाता है। कभी कभी अगर जो पूछा कि प्राचीन इतिहास का पितामह कहा जाता है मेनली भारतीय इतिहास से रिलेटेड, तो भारतीय इतिहास का जो पितामह कहा जाता है या भारतीय इतिहास के प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं, तो वो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया गया है। यानी कि एक पाषाण युग था, इसके बाद कांस्य युग आया, इसके बाद लौह युग आया। तो इसका विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए अभी 2010 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो ये किया था आपका फर्स्ट ऑप्शन, थॉमसन ने किया था। इसका डिटेल देखते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पूरा पाषाण, कांस्य, लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन कब किया गया था? 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर होता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। इसका राइट आंसर आप लोग गेस करिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्खनन प्रमाणों के आधार पर, यानी कि जितनी खुदाई के फलस्वरूप जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर आपको बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कलाकृतियों की खुदाई से पता चला है कि जानवरों से को सबसे पहले मेसोलिथिक काल यानी कि मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। भारत में बात करें तो पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ और बागोर आपका राजस्थान में है, भीलवाड़ा में, वहाँ पर खोजा गया था। आदमगढ़ और बागोर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मेरे चैनल को अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, यूपी पीसीएस स्पेशल में पूछा गया 2008 में, मध्य पाषाण के प्रसंग में पूछ रहा है। तो यहाँ पे लंघनाज, आदमगढ़, बीरभानपुर या फिर चुपानी मांडो। तो मध्य पाषाण से प्रासंगिक में पशुपालन के जहाँ पर है वह स्थान है आपका आदमगढ़। यहाँ पर आदमगढ़ जो है वो मेनली आपके पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, खोदे गए साक्ष्यों से पता चलता है कि जानवरों को सबसे पहले मध्य पाषाण काल के दौरान पालतू बनाया गया था। यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण काल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 बार बताया गया आपको अलग अलग तरीके से, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला हुआ है। पॉइंट वही है कि मध्य पाषाण काल के दौरान जानवरों को पहले पालतू बनाया गया। भारत में इसके जो सबसे पुराने साक्ष्य है वो आदमगढ़ है और बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चुपानी मांडो, बीरभानपुर और लंघनाज तीनों नहीं है, क्या होगा? आदमगढ़। चलिए आगे देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण यानी कि फिर वही है, शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए। चुपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो हड्डी के उपकरण महदहा से भी प्राप्त हुए हैं, महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। और ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका है सराय नाहर राय, सबसे ज़्यादा जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय है। इसके बाद फिर महदहा और दमदमा से भी। डिटेल इसका देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नहीं है, आगे हम लोग इसका डिटेल देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश आरो यारो में प्री में पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल का 2021 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया कि आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी पुरातात्विक स्थल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, मेनली आरो यारो में। यहाँ पर भी पूछा गया है 2021 में। 2021 में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि जो है, कृषि अन्न जो है वो जौ और धान है। नीचे दिए कूट का आपको प्रयोग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। क्या चयन करना है कि केवल एक सही है या 2 सही है या 1 और 2 दोनों सही हैं, या तो ना एक ही सही है ना 2 सही है। देखते हैं इसका आंसर। प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्राप्त साक्ष्य हुए हैं। प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त, जैसे कि आपको पता होगा संत कबीर नगर में प्राप्त हुआ है, फिर इलाहाबाद में जितना भी वो बेलन घाटी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमको पता चलता है कि आपका जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, अभी वहाँ से भी पुराना आपका प्राप्त हो चुका है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो फर्स्ट जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये तो आपका प्राप्त हुआ है सीधे सीधे गेहूँ, और यहाँ पर लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है तो वो प्राचीनतम अन्न जौ और धान है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों पॉइंट सही होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए डिटेल देखते हैं। कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के लहुरा देव नामक स्थान पर। लहुरा देव कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में। यहाँ जिला मेंशन नहीं है। पिछले वीडियो में इसके बारे में कई बार बातें हुई हैं, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। जो खाद्यान्न पाया गया है वह गेहूँ, जौ और गेहूँ था, और धान भी था। सॉरी, लहुरा देव में प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट इरेज हो चुके हैं। जौ और गेहूँ था, साथ ही साथ धान भी था, और लहुरा देव में सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं वो है आपका संत कबीर नगर जिले में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश आरो यारो में पूछा गया है, फिर से वही, तो फिर से इसका वही आंसर होगा। हड्डी से निर्मित आभूषण की बात करें तो वो भी आभूषण सरायनाहर राय से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो हम लोगों का है वो राइट आंसर हो जाता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सरायनाहर राय से। इसके बाद आपका महदहा से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरायनाहर राय यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महदहा और सरायनाहर राय नामक 2 पुरातात्विक स्थलों से हड्डियों और सींगों से बने विभिन्न उपकरण और सजावट के सामान मिले हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे ने पुरातत्व विमर्श नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें सरायनाहर राय, दमदमा और महदहा में खोजी गई हड्डियों से बनी नुकीले वस्तुओं और आभूषणों के बारे में बताया है डिटेल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अब फर्स्ट ऑप्शन होगा सरायनाहर राय, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद महदहा है और दमदमा है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। औदे है, बागोर है, बोरी है, लखनिया है। तो यहाँ से मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को आंसर बता ही दिया है मैंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बागोर, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। पशुपालन के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे जो है आदमगढ़ है, और इसके बाद भीलवाड़ा में बागोर। ये 2 पॉइंट आपको बार बार यहाँ तक अभी तक देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जितना डिटेल बताया जा रहा है उसे ज़रूर 1 से 2 बार आप देखिएगा, फिर ये कभी नहीं भूलने वाली है, क्योंकि 2 ही पॉइंट है और कहाँ पे है? मध्य पाषाण काल से, और किससे? उत्खनित जितने साक्ष्य मिले हैं उससे रिलेटेड है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये भी यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। ये है अरमी है, मेहरगढ़ है, कोट दीजी है, कालीबंगा है। तो यहाँ पर पूछा है पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता, यानी कि आपको पाषाण संस्कृति जो देखते हो वो भी, और लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष
अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सा वो स्थल है? तो वो है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हम लोगों को जब खुदाई से अवशेष प्राप्त होते हैं वो आपके पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। भारत में मानव का वर्तमान सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में अभी मतलब जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से भारत में पहले लोग बोलते थे अफ्रीका में सबसे पुराना मानव साक्ष्य मिला है, लेकिन अभी जो भारत में खोजा गया है वो अफ्रीका में खोजे गए मानव से भी बहुत पुराना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमला पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी। तो ये मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है ये आपकी नर्मदा घाटी में मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तराखंड PCS प्री में पूछा गया है 2006 में और डी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बारे में नीचे हम लोग डिटेल से देखेंगे क्योंकि देखिए ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक बार 2020 में पूछा गया है BPSC के द्वारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो यहाँ पे एक से अधिक नहीं है, सी ऑप्शन नर्मदा घाटी यहाँ पर जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। डिटेल आइए देखते हैं। नर्मदा घाटी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के राज्य होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरा स्थल से मिला है। हथनोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में भी पढ़िएगा क्योंकि आगे वीडियो में हथनोरा से रिलेटेड कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है जिसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और ये अफ्रीका में पाए गए होमो इरेक्टस या होमोसेपियंस का जो प्राचीनतम पाया गया है साक्ष्य, उससे भी ये कई वर्ष पुराना है, मतलब लाखों वर्ष पुराना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पे फिलहाल मेंशन है कि UP PCS प्री में 1917 में पूछा गया है, 1997 में। इसका जो राइट आंसर है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया हुआ है। भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य जौ पहला अनाज था जिसकी खेती लगभग 8000 ईसा वर्ष पूर्व में की गई थी। बाद में लगभग इसी में हमें गेहूं भी उगाया जाता हुआ दिखा है, लेकिन सबसे पहला जो अनाज था वो था आपका जौ। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश लोअर सब में भी पूछा गया है 2004 में, लोअर सब प्री में 2008 में रिपीटेड हुआ है। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपका देखिए कोलडिहवा से भी, लोहरादेव से भी, मेहरगढ़ से भी। अब तीनों ऑप्शन में आ जाए तो आप लोगों को क्या देना है? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव से, लगभग 7 से 9000 वर्ष पूर्व। पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की है। लेकिन अगर ऑप्शन में लोहरादेव ना रहे तब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी अगर जो ना रहे, क्योंकि मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व का है और इसके बाद 6500 ईसा पूर्व हम लोग को कोलडिहवा से देखने को मिलता है जो कि इलाहाबाद के पास है। तो लोहरादेव इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। ये नहीं रहा तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ भी नहीं रहा तो कोलडिहवा से। ये भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर से यही पूछा है UP PCS मेंस में 2010 में। ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोलडिहवा से, मेहरगढ़ से। तो जब भी अब देखिए यहाँ पे लोहरादेव नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ना रहा तो कोलडिहवा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। UP PCS स्पेशल मेंस में पूछा गया है 2008 में। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। तो जहां से हमको प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हमको अनाज भी प्राप्त हुए हैं, वो ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़, क्योंकि अनाज वहीं पे उगाएंगे जहाँ पे आदमी कुछ दिन रहेंगे, स्टे करेंगे। तो वो कौन सा है? मेहरगढ़। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नवपाषाण युग के से रिलेटेड। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है।
अब यहाँ पे एक पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि जो भारत का मैप बनेगा तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र आएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सब कुछ हटा करके हमें मेहरगढ़ ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्ब सदात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। फिर यहीं पे ऑप्शन में मेहरगढ़ है तो कुछ और नहीं सोचना है। क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है लेकिन आंसर वही है, मेहरगढ़ से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है, नई दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मानव सभ्यता की विकास की कहानी को दर्शाने वाला देश का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये आपका भोपाल में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। देश का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह संग्रहालय जो है वो श्यामला पहाड़ी के शैल शिखरों पर स्थापित है। यह संग्रहालय 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा है। इसमें 32 पारंपरिक प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी रखे हुए हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा है, फिलहाल हम लोगों में नहीं पूछ सकता है लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बता दें, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये जो हम लोग इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के बारे में पढ़े हैं यही है। पहले इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इंदिरा गांधी संग्रहालय रखा गया। कहाँ पर? इसका आंसर वही हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और क्वेश्चन भी पूछा है एक बार कि यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी ये संगठन है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग लास्ट जो लाइन है इसे आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? MPPCS प्री 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन डीलर नहीं है, मार्टिन व्हीलर है, ये थोड़ा सा गलत है। जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप जो कि सबसे पहला जितने अशोक के शिलालेख खोजे गए थे उनको पढ़ने वाले व्यक्ति थे। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हम लोगों का वो राइट आंसर है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ये भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये आपका आरओ में भी पूछा हुआ है और बिहार बीसीएस में भी पूछा हुआ है। पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह युग को? तो चालकोलिथिक युग पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हो चुकी है। ये कहा जाता है आपका ताम्रपाषाण युग को, यानी कि जब ताम्रपाषाण युग चालकोलिथिक एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी था। चालकोलिथिक से जोरवे संस्कृति रिलेट करता है जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ताम्र युग को कभी कभी ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। यह वह समय था जब लोग पत्थर के औजारों के अलावा तांबे के औजारों का भी उपयोग करते थे और इसको इंग्लिश में चालकोलिथिक एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राजस्थान में पूछा भी गया है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो आहड़ संस्कृति भी आपका ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक एज से रिलेटेड और फिर उसके बाद ये आपका हमको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से भी रिलेटेड। मतलब यहाँ पे दोनों तरीके की सभ्यता देखी गई है, ताम्रपाषाण युग का भी और सिंधु सभ्यता से भी रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आहड़वासी तांबा गलाना भी जानते थे और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन भी था। और यहाँ से ये काले और लाल रंग के मृदभांड भी मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं।
तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ये विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए का 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। डी ऑप्शन हम लोगों का राइट। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, इसलिए पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वीडियो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा अभी तक का क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा लगा हो। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये आपके रिव्यू ऑफिसर में भी पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था। के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वाकड़कर ने, एस.डी. संकालिया ने, मार्टिन व्हीलर ने, डीलर यहाँ पर नहीं है, मार्टिन व्हीलर ने। इसका जो राइट आंसर है, नवदा टोली के बारे में बात करें तो ये थे एच.डी. संकालिया ने। सी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पूना के ये प्रोफेसर थे डॉक्टर संकालिया। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नवदा टोली में गोल और आयताकार दो तरह के मकानों के साक्ष्य मिले हैं। गोल झोपड़ियाँ लगभग 3 मीटर व्यास की थी और आयताकार जो थी वो 2 बाई 2.2 मीटर की थी। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये थे कि फर्श पर गाद मिट्टी और बजरी से बने हुए और चूने से लेपित थे। छोटे छोटे झोपड़ियाँ बड़े लकड़ी के खंभों पर टिकी हुई थी और यहाँ पर खुद 7 चूल्हे और भंडार 4 1600 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच के हमको देखने को मिलते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यहाँ मेगालिथिक की बात हो रही है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद पाषाण जो स्मारक हैं इनकी खोज की गई थी या पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। यह मृतकों को दफनाने के बाद वहाँ चिन्ह के रूप में बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में ये शव को दफनाने का जो प्रक्रिया है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। नवपाषाण युगीन में दक्षिण भारत में जो शव को समाधियों को दफनाने की परंपरा थी, ये थी समाधियों पर विशाल पाषाण खंडों से ये निर्मित हैं। बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाने जाते हैं। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्त समाधि, पिट सर्कल, कैन सर्कल, डोलमैन, अम्ब्रेला स्टोन, खुद स्टोन, कंदराय और मेहिर। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। बुधियाल, संगन कल्लू, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। तो राग का टीला ये संबंधित है आपके संगन कल्लू से। बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं। नवपाषाण काल के राग के टीले के अवशेष संगन कल्लू, जो कि मैसूर कर्नाटका के पास बेल्लारी जिला, पीकली हल और उन्नूर में पाए गए हैं। ये तीनों जगह यानी कि संगन कल्लू में भी देखने को मिलते हैं, पीकली हल में भी और उल्नूर में भी देखने को पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये राग के टीले उस समय चरवाहा समुदाय के होते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। वो भी कौन से हैं? वो प्रागैतिहासिक काल की। ये शैल चित्र जो बनाए गए थे प्रागैतिहासिक मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तराखंड आरो में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है, मेंस में। अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो प्रागैतिहासिक स्थल की जो चित्रकला है इसके लिए प्रसिद्ध है आपके भीमबेटका की गुफा। बाकी अजंता, बाघ और अमरावती में जो गुफाएं हैं ये आपके मौर्यकालीन से रिलेटेड हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, इस तरीके से हैं, लेकिन ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड नहीं है। अजंता की तो नहीं है, बाघ और अमरावती की भी नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? फिर से देखिए, भीमबेटका कितनी बार पूछा गया है। भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्ला रायसेन, अब्दुल्लागंज। तो ये तो फिलहाल हम लोगों में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लोगों को बता दें ये अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया है, भीमबेटका, लिखैया, आदमगढ़ है। तो शिलाश्रय की बात हो रही है और यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। तो किस पत्थरों पर सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हम लोगों को भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हिरण, हाथी, सांभर जैसे चित्रों के साथ कई शैलाश्रय भी हैं, यानी कि गुफाएं हैं जहाँ पे वे प्रागैतिहासिक काल के लोग रहते थे। शैलाश्रय मतलब शैल का आश्रय था।
कुल मिलाकर के 700 आश्रय स्थल हैं और 133 चित्र हमको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2020 में, अभी हाल फिलहाल में। माधव स्वरूप वत्स जी हैं, वीएस वाकड़कर जी हैं, एसडी संकालिया हैं, वीएन मिश्रा। तो इसके जो राइट आंसर है वो हैं आपके वीएस वाकड़कर जी। जब बात होती है भीमबेटका गुफा की तो उसका प्रागैतिहासिक महत्व या उसकी खोजकर्ता कौन है, वो है वीएस वाकड़कर जी। यहाँ पर इसका डिटेल है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और वे प्रागैतिहासिक काल की कलाकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है जिन्हें 1957 में वीएस वाकड़कर जी ने खोजा था। यह अपने उल्लेखनीय प्राचीन शैल चित्रों के कारण आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भीमबेटका को किसने खोजा था, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये खोजा गया था वीएस वाकड़कर के द्वारा, यानी कि विश्वधर वाकड़कर इनका पूरा नाम है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ पर? हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नूह में या फिर लाल किला में? नूह नहीं, नूह है एक जगह हरियाणा में। तो गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ए ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। 1951 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर में गेरुआ रंग के बर्तनों यानी कि ओसीपी की खोज की और उन्हें इसका नाम दिया। ओसीपी को इसके गेरू रंग, छिद्रपूर्ण बनावट और घिसे पिटे किनारों से पहचाना जा सकता है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? अब महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे क्यों दफनाते थे? क्योंकि ये समझते थे कि इनका फिर से पुनर्जन्म होगा और ये हमारे ही घर में आएंगे। तो ताम्रपाषाण काल में मृतकों को अपने ही घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कैसे? तो इनका जो सर होता था वो उत्तर की तरफ होता था और पैर जो होता था दक्षिण की तरफ होता था। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि सर जो है उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की ओर देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के दौरान महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाते थे। दक्षिण भारत में मृतकों को पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है और यही चीज़ उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में भी कई जगह देखने को मिला है जहाँ पर मृतकों को पूर्व और पश्चिम में करके दफनाया गया, यानी कि सिर्फ पूर्व की तरफ रखे गए थे। जोरवे लोग महाराष्ट्र में जोरवी संस्कृति के थे। ये लोग आयताकार घर बनाते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए मृतकों को उनके घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत बता दिया है। उत्तर प्रदेश में जो पाए गए थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था। मरने के उपरांत सर जो था वो पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ करके लिटाया जाता था, और जबकि वयस्कों को सिर जो है वो उत्तर की ओर और उत्तर दक्षिण दिशा करके लिटाया जाता था, यानी कि सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। उत्तर प्रदेश में जो पाए गए हैं वहाँ पर यह देखने को मिला है जो कि सिर जो है वो पश्चिम की तरफ करके और पैर और पूरब की तरफ करके लिटाया गया है। ये कब्रगाह कहाँ मिले हैं? दामाबाद, इनाम गाँव, चंदौली और निवासा जैसी जगहों पर स्थित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका बुर्जहोम। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, बुर्जहोम से प्राप्त होता है। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में है और इसी नाम का एक गांव था वहाँ प्राचीन स्थल पे। यहाँ पर ड्रिल छेद वाले लोगों और जानवरों के कंकाल पाए गए हैं। दफनाने के गड्ढों में लोगों और जानवरों जैसे उनके पालतू होंगे, चाहे कुत्ते होंगे, हिरण हैं, इनको एक साथ दफनाया गया है और हड्डियाँ पाई गई हैं। बुर्जहोम साइट की पहली खोज 1935 में हेलमुट डी टेरा और डॉक्टर थॉमस पैटरसन के द्वारा की गई थी। मानव कंकाल गड्ढों में बैठी हुई अवस्था में पाए गए हैं। ये किस अवस्था में? लेटी हुई अवस्था में न पा करके ये बैठी हुई अवस्था में दफनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है आपके बुर्जहोम से। ए ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास यानी कि गड्ढों में घर, तो ये भी आपके बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके बारे में तो डिटेल पता होगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यहाँ विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं लिखैया से, और लिखैया में ही दफनाने का जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है पश्चिम से पूर्व की ओर। विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षतविक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं, जो कि सर्वाधिक है।
यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और दो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। एक कथन है और दूसरा कारण है। आपको बताना है क्या सही होगा। दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या सही करता है कारण या नहीं। नीचे दिए गए कथनों में से ये कथन कारण वाला है। उत्तर प्रदेश आरो यारो मेंस में पूछा गया है 2016 में। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंतर्गत अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। यहाँ पर सीधे सीधे बात है कि विंध्य के क्षेत्र के लोग जो पाषाण युगीन थे, नूतन भूतल काल के अंतर्गत यानी कि जब नया काल आया तो गंगा घाटी से ये लोग प्रव्रजन किए, यानी कि वहाँ से ये छोड़ करके कहीं और चले गए। कारण क्या रहा था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरम था, यानी कि यहाँ पर अकाल पड़ा होगा, सूखा पड़ा होगा, इस तरीके का कारण हुआ होगा। अब इसमें से आपको बताना है ए और दो दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, या दोनों सही हैं परंतु व्याख्या जो है वो गलत है। ए और आर दोनों सही गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें कथन भी सही है कि विंध्य क्षेत्र के जो पाषाण युग के लोग थे वो लोग गंगा की घाटी को प्रव्रजन किया नए काल में पाषाण युग से, और इसका परिवर्तन का कारण जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो शुष्कता का चरम था, यानी कि यहाँ पर सूखा पड़ गया था। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही ये व्याख्या करता है। आई होप आपको आज का मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट्स कर दिया करिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो बस अच्छा लगा यही कर दीजिए, मेरे लिए काफ़ी होगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे जो प्रयास हैं उसमें आप लोग सहायता करिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।